नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है चाचा चाची ने भतीजे की जायदाद हड़प विधवा बहू को बनाया नौकरानी। आंखों में आंसू ला देने वाली कहानी। आज नया वर्ष है। रिमी की जिंदगी में यह दिन बहुत महत्व रखता है। इस दिन रिमी को एक नया जीवन, नई पहचान मिली थी। 23 वर्षीय रिमी आज एक सफल बिजनेस वूमन है। उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं, सच्चा जीवन साथी जिसकी हर लड़की सपने देखती है। क्या रिमी का जीवन इतना आसान था? नहीं, रिमी को ये नया जीवन इतनी आसानी से नहीं मिला। उसका अतीत बहुत कठिनाइयों और संघर्ष से भरा हुआ था। आइए जानते हैं रिमी का संघर्ष। रिमी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की। देखने में बहुत सुंदर, गोरा रंग, काली बड़ी काजल से सनी हुई आंखें, सांचे में ढला हुआ शरीर, लंबे बाल, कुल मिलाकर आसमान से उतरी हुई परी जो एक बार देखे देखता रह जाए। पढ़ाई में अव्वल, पढ़ना उसको बहुत अच्छा लगता। पढ़ लिख कर वह कुछ करना चाहती थी, परंतु गांव मात्र 10वीं तक ही स्कूल। माता पिता आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे क्योंकि रिमी में बहुत बचपना था। 16 साल की रिमी पूरे गांव में चहकती, घर बाहर हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती। परंतु उम्र के साथ उसकी सुंदरता को देखकर उनके माता पिता को उसकी चिंता होने लगी। अब जल्द ही इसका विवाह कर देना चाहिए। वैसे भी गांव में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। कोई अच्छा घर परिवार मिले तो जल्द ही इसके हाथ पीले कर दें। रिमी के 2 भाई जो बड़े परंतु एक नंबर के कामचोर और लालची थे। बड़े भाई का ब्याह हो गया था। रिमी के पिता रामेश्वर और माँ सावित्री जो अपने बेटों से हमेशा परेशान रहती और बड़बड़ाती रहती। नाच पीटिए, कोई काम के नैया, एक दारू पी के पड़ो रहते और एक पूरे गांव में आवारागर्दी करत है। एक अकेली जान कहाँ कहाँ देखे। सावित्री रिमी को चिल्लाती, ये रिमी कछु घर के काम काज सीखो, कल के दिन ससुराल जाने। पर रिमी हंसती और कहती, मैं न जाऊंगी माते, इतनी जल्दी ससुराल, अभी तो मैं तुम्हें और परेशान करूंगी, कहते हुए बाहर चली जाती है। एक दिन रामेश्वर के कोई जान पहचान वाले घर आए तो उन्होंने रिमी को देखा तो रामेश्वर से बोले, तुम्हारी बिटिया बड़ी हो गई, ब्याह नहीं करना? रामेश्वर ने कहा, करना तो है भाई, कोई अच्छा घर परिवार मिले, शहर मिले तो ज़्यादा अच्छा। मेरी रिमी सर्वगुण संपन्न है। रिश्तेदार ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता है, अगर तुम कहो तो बात चलाऊं। रामेश्वर ने कहा, इससे अच्छा क्या होगा, आप बात करके बताइए। कुछ दिन बाद उन्हीं रिश्तेदार ने बताया कि लड़का शहर का है, पढ़ा लिखा है और खुद का बिजनेस भी है। लड़के के चाचा चाची को रिमी की फ़ोटो पसंद आ गई और वो गांव आना चाहते हैं। रामेश्वर ने कहा, तो देर किस बात की, आप ले आइए कभी भी। इधर शहर में राजन के चाचा चाची एक बार लड़की देखने के लिए कह रहे हैं और राजन मना कर रहा था कि चाची वो बहुत छोटी लग रही है, फोटो में अभी बच्ची दिख रही है, मेरा जाना सही नहीं है, इतनी सुंदर फूल सी है, अभी नहीं है इसकी शादी की उम्र, नहीं ये सही नहीं है। परंतु चाचा चाची जिद पर आ गए, एक बार चले जाओ, गांव में लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, तुम नहीं तो कोई और से। पर राजन तैयार नहीं था। राजन के माता पिता नहीं थे, कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में नहीं रहे। चाचा चाची उसे खास पसंद नहीं करते, केवल उसकी जायदाद पाना चाहते हैं। राजन शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि रिमी और राजन की उम्र में 7 साल का अंतर था। परंतु सातिर चाचा चाची के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी कि गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की आएगी तो वह हमारे काम में ज़्यादा दखल नहीं देगी और न वह समझ पाएगी हमारे इरादों को कि हमें राजन की दौलत चाहिए। उस गंवार को हम अपने तरीके से नचाएंगे। राजन के सामने चाची अपना इमोशनल नाटक शुरू कर दिया। अरे बेटा, हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, गांव की सीधी सादी लड़की और सुंदर है, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी, पर हम लोग होते ही कौन है तुम्हारे? चाचा चाची हैं, कौन से माता पिता हैं तुम्हारे? माता पिता होते तो तुम मना नहीं करते, है ना बेटा? अरे बेटा, एक गरीब का भला होगा, सोच कर देखो, उम्र का मत सोचो। गांव के लोग बस अच्छा घर लड़का देखते हैं, उन्हें उम्र से मतलब नहीं होता, इससे भी बड़ी उम्र में शादी कर देते हैं। चाची ने सब साम दाम भेद अपना लिया और राजन को वहां जाने के लिए मना लिया। इधर गांव में खबर दे दी कि कल लड़के वाले आ रहे हैं, तो रिमी के घर जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। परंतु रिमी इसके लिए तैयार नहीं थी। परंतु घर वालों के सामने उसकी एक न चली, वह रोती रही। उसकी माँ सावित्री ने समझाया,
देख बेटा, अपने गांव में इतनी उम्र में ही लड़कियां ब्याह देते हैं सब लोग। तुम्हारी सब सहेलियों की भी शादी हो गई और अच्छे रिश्ता बार बार नहीं मिलत बेटा, समझो। दूसरे दिन राजन और उसके चाचा चाची गांव पहुंचे अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से। गांव के लोग बस गाड़ी को ही देख रहे थे और उसके पीछे दौड़ रहे थे। इतनी बड़ी गाड़ी कौन के घरे आई? राजन ने रिम्मी को देखा तो देखता ही रह गया। ये तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर है, पर अभी बिल्कुल बच्ची है। राजन अभी भी सोच रहा था कहीं गलत तो नहीं कर रहा, पर दोनों के परिवार वालों के आगे उनकी नहीं चली और बात पक्की कर दी। जल्दी ही शादी का मुहूर्त भी निकल गया। आज से 15 दिन बाद शादी तय हुई। राजन के मन में थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था कि अचानक से चाचा चाची को इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है और शादी को लेकर कुछ ज़्यादा ही उतावले हैं। सोचना पड़ेगा। इनका अय्यासी बेटा भी तो आने वाला है। शादी में देखते हैं क्या होता है, कुछ तो दाल में काला है। देखते देखते 15 दिन निकल गए। शादी गांव के सादे तरीके से की गई। गांव के कुछ लोग और राजन के कुछ करीबी लोगों के बीच। 16 साल की रिम्मी को 23 साल के राजन से ब्याह दिया। अपने फर्ज से पूरे हो माता पिता गंगा नहा लिए। राजन बहुत समझदार था। उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 23 की ही थी। माता पिता के न रहने पर समय से पहले जिम्मेदार और समझदार हो गया था। रिम्मी की उम्र को देखते हुए उसने अपना रिश्ता अभी आगे न बढ़ाने का सोचा। जब तक रिम्मी 18-19 की नहीं हो जाती अभी उसको आगे की पढ़ाई करवाएगा। वह रिम्मी का बहुत ध्यान रखता, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ, उसे हर तरह से खुश रखता, उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करता। रिम्मी जो ससुराल आई तो एक बार ही पग फेरे के लिए राजन के साथ आकर उसी के साथ चली गई। उसके बाद माँ बाप ने सुध नहीं लिया और भाई भाभी तो अपने में ही मस्त रहते। रिम्मी को भी राजन से इतना प्यार सम्मान मिल रहा था और अपनी पढ़ाई के चलते उसे भी ज़्यादा याद नहीं आती। गांव के सरपंच के यहाँ फ़ोन पर बात कर लेती कभी कभी, पर चाचा चाची ये देखकर खुश नहीं थे। उनके मन में कुछ अलग ही चल रहा था। ऊपर से उनके बेटे की नज़र रिम्मी पर बनी हुई थी। राजन के ऑफिस जाने के बाद चाची ने रिम्मी को परेशान करना शुरू कर दिया। रिम्मी जब पढ़ने बैठती तो उसे कभी चाय बनाने कहती, कभी खाना बनाने को। दिन भर उसको काम में लगाए रखती, जिससे रिम्मी पढ़ ही नहीं पाती। शाम को थकी थकी सी रहती और राजन के आने से पहले ही सो जाया करती, कभी सोफे पर कभी डाइनिंग टेबल के पास, राजन का इंतज़ार करते हुए। एक दिन राजन ने रिम्मी से पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ दिनों से थकी थकी सी रहती हो, पढ़ते हुए भी नहीं दिखती। रिम्मी ने कहा, नहीं कुछ नहीं, थोड़ा बहुत काम में थक जाती हूँ। एक दिन तो हद हो गई। राजन ऑफिस में था, चाचा चाची बाहर गए हुए थे। उनका बेटा था घर पर, जिसकी बुरी नज़र रिम्मी पर ही रहती। रिम्मी कमरे में पढ़ रही थी, तभी वह कमरे में आया और रिम्मी को देखने लगा। रिम्मी डर गई और उससे कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ चाहिए तो आप बोल देते, मैं बाहर आ जाती। कमल ने कहा, मुझे तुम चाहिए, जो तुम मुझे यहीं मिल सकती हो। रिम्मी घबरा गई। रिम्मी ने कहा, आप बाहर जाइए, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। कमल ने बेशर्मी से कहा, तो मचाओ शोर, देखते हैं कौन आता है। मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। कमल उसे जबरदस्ती पकड़ने लगा। रिम्मी चिल्लाने लगी। इतने में उसकी आवाज़ सुनकर घर में काम करने वाले माली काका आकर बुलाने लगे। दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, बेटा क्या हुआ, ठीक हो? माली काका की आवाज़ सुनकर कमल खिड़की से भाग गया। रिम्मी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, काका ने कहा, बिटिया आप ठीक हो? चिल्ला क्यों रही थी? रिम्मी ने धीरे से कहा, ठीक हूँ काका, कुछ नहीं। काका के जाने के बाद रिम्मी वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। डर कर कमरे के कोने में दुबक कर रोने लगी। उस दिन राजन जल्दी घर आ गया, ये सोचकर कि मैं रोज लेट हो जाता हूँ और रिम्मी परेशान होती है, उसकी तबीयत भी सही नहीं है शायद। घर आकर देखा तो घर में एकदम अंधेरा था। राजन ने लिविंग रूम की लाइट जलाई, फिर अपने कमरे में गया, वहाँ भी अंधेरा था, बस सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। राजन ने घबरा कर लाइट जलाई, देखा तो एक कोने में रिम्मी रो रही थी। वह जल्दी से रिम्मी के पास गया, उसे पकड़कर पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो रिम्मी? ये क्या हाल बना लिया है, क्या हुआ? राजन को देखकर रिम्मी जल्दी से उसके गले लग गई और तेज तेज रोने लगी। राजन ने उसे चुप कराते हुए कहा, बस बहुत रो लिया, चुप हो जाओ, क्या हुआ बताओ, क्यों इतनी डरी हुई हो? राजन ने उसे जमीन से उठाकर बेड पर बैठाया, फिर गिलास में पानी लेकर उसे पानी पिलाया।
रिमी अभी भी सिसक रही थी। राजन ने उससे फिर पूछा, अब बताओ क्या हुआ? रिमी ने टूटे फूटे शब्दों में बस इतना ही कहा, कमल आया था। राजन को समझते देर नहीं लगी कि किस मकसद से आया होगा। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। रिमी को तेज बुखार था, दवाई देकर उसको सुला दिया। राजन ने फैसला किया अब वह चाचा चाची के साथ नहीं रहेगा। इस टेंशन वाली रात ने करवट ली। सुबह हुई तो रिमी कुछ ठीक लग रही थी। राजन ने रिमी से पूछा, अब बताओ सब लोग कहाँ थे? कल चाची चाचा नहीं थे तो बाकी के नौकर मेट सब कहाँ थे? रिमी ने राजन को सब बताया। कमल क्या कह रहा था, फिर मालिका कहाँ है तो खिड़की से कूदकर भाग गया। आपके ऑफिस जाने के बाद चाची मेट से काम नहीं कराती, मुझसे काम कराती हैं। राजन को सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने बताया क्यों नहीं अब तक मुझे? रिमी ने कुछ नहीं कहा। राजन ने कहा, अपनी पैकिंग करो, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। रिमी ने कहा, फिर कहाँ जाएंगे? राजन ने बताया, ऑफिस के पास हमारा एक और बंगला है, वहाँ रहने चलेंगे। राजन ने किसी से कुछ नहीं कहा और अपना और रिमी का ज़रूरत का सामान लेकर चला गया। चाचा चाची बस तिलमिलाकर रह गए। राजन रिमी को लेकर अपने ऑफिस के पास वाले बंगले पर चला जाता है। वहाँ वह दोनों अच्छे से रह रहे थे। रिमी घर को संभालने के साथ साथ पढ़ाई भी करती थी। धीरे धीरे समय निकलता है और रिमी की 12वीं की परीक्षा हो जाती है। पढ़ाई में अच्छी होने से 10वीं के बाद सीधे 12वीं में प्राइवेट फॉर्म भरकर एग्ज़ाम दिया। अब कॉलेज की पढ़ाई की तैयारी थी। एक दिन राजन को ऑफिस में काम करते हुए अचानक से सिर दर्द होने लगा। खांसी के साथ ब्लड आ गया। वह घबरा गया। ये क्या हो गया? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कार्तिक राजन का बहुत अच्छा दोस्त है जो उसी के साथ अक्सर रहता है। अपने ऑफिस के साथ साथ राजन का भी काम संभालता है। कार्तिक ने राजन की हालत देखी तो कहा, क्या हुआ राजन, तबीयत ठीक नहीं है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। राजन ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ, शायद काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, नींद भी पूरी नहीं हुई है, तुम जूस मंगवा दो, आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। कार्तिक, पर ऐसे कैसे, तुझे ब्लड आ रहा है? राजन ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, यहाँ किसी को मत आने देना, मैं आराम करूँगा। कार्तिक ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे एक बात कहूँ कार्तिक, कुछ दिन के लिए ऑफिस की छुट्टी ले लो, कहीं घूम आओ, अच्छा लगेगा। रिमी को भी घुमा लाओ, जब से शादी हुई है तुम लोग कहीं नहीं गए, रिमी को भी अच्छा लगेगा। राजन ने कहा, देखता हूँ, पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आराम करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद। कुछ ही दिन हुए, राजन को अपने शरीर में बहुत कमजोरी लगने लगी। कभी कभी नाक मुंह से खून आने लगा। उसने सोचा, अब मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, बात शायद कुछ और है। कार्तिक से कहता हूँ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। कार्तिक और राजन हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, आपके कुछ टेस्ट करने होंगे मेहरा साहब। राजन, जी मैं तैयार हूँ, कब कराने होंगे? डॉक्टर ने कहा, जी आप कल सुबह 10 बजे आ जाइए। राजन ने कहा, जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। राजन सुबह 10 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सारे चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, मेहरा साहब आपकी रिपोर्ट कल शाम तक मिल जाएगी। अब राजन को रिपोर्ट का इंतज़ार था। पता नहीं क्या हुआ होगा, आई होप सब अच्छा हो। रिमी का क्या होगा, भगवान न करे कुछ हो गया तो वो किसके सहारे रहेगी? उसे अब चिंता होने लगी थी। वक्त के साथ रिमी सुंदर और समझदार होती जा रही थी। रिमी ने राजन को परेशान देखा तो पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं, आप ठीक तो हैं? 5-6 महीनों में ही दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। रिमी भी खुलकर बात करने लगी थी। राजन ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सिर में दर्द है। रिमी ने कहा, मैं दवाई लगा दूं, फिर अदरक वाली चाय बना देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। राजन को रिमी का बोलना बहुत अच्छा लगता। वह बहुत मासूमियत से बच्चों जैसी बोलती। राजन ने कहा, ठीक है, पहले चाय ले आओ, फिर दवाई लगा देना। रिमी ने चाय देकर दवाई लगाई। हल्के हल्के सिर दबाने से राजन को नींद आ गई। उसे बस कल शाम का इंतजार था। दूसरे दिन राजन ऑफिस के बाद शाम को डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट लेने कार्तिक के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। राजन को देखकर ही डॉक्टर ने कहा, आइए मेहरा साहब, आपका ही वेट कर रहा था। कार्तिक ने कहा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब नॉर्मल तो है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? डॉक्टर ने कहा, नहीं सर, सब नॉर्मल नहीं है। बात यह है कि मेहरा साहब ने इलाज में देर कर दी या इन्हें पहले कुछ सिम्टम समझ में नहीं आए। क्या हुआ? राजन ने कहा, साफ साफ बताइए डॉक्टर साहब, क्या हुआ है, मुझे टेंशन हो रही है।
डॉक्टर ने कहा, दरअसल बात यह है मेहरा साहब, आपको ब्लड कैंसर हुआ है, वो भी लास्ट स्टेज पर है। राजन तो सुनकर ब्लैंक हो गया, उसे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या कहे। कार्तिक ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर, कुछ भी मत बोलिए, एक बार फिर से रिपोर्ट चेक करें, कुछ गलतफहमी हुई है शायद आपको। डॉक्टर ने कहा, नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, इनके पास बस कुछ दिन है, ये आराम करें और अपना ध्यान रखें। मैं अभी से इनका इलाज शुरू करता हूँ, मैंने पहले ही बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है। कार्तिक ने कहा, डॉक्टर हम यहाँ से बाहर कहीं और दिखा सकते हैं जहाँ इसका बेहतर इलाज हो सके। आजकल कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जिसका कोई उपचार न हो, हम विदेश में दिखा सकते हैं। डॉक्टर बिल्कुल इलाज है। डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल इलाज है, पर यह शुरुआत होता है, फर्स्ट सेकेंड स्टेज पर तो भी संभव हो सकता है, पर आई एम सॉरी, ये इनकी पूरी बॉडी में फैल गया है। आप कहीं भी ट्रीटमेंट ले, इसका इलाज यही है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और सब ईश्वर की मर्जी है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, दवा दुआ दोनों लगती है। मैं दवा दे रहा हूँ, आप दुआ कीजिए मेहरा साहब जल्द ठीक हो जाएं। मैंने इनके सामने ही सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि मेहरा साहब का मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू मेहरा साहब, हिम्मत रखिए, दुनिया में चमत्कार भी बहुत होते हैं, बस ये ट्रीटमेंट आज से शुरू करें। राजन का तो सिर घूम रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या न करे। कार्तिक हिम्मत कर समझा कर ऑफिस ले आया। अभी घर जाने की स्थिति में राजन नहीं था। ऑफिस में ही कार्तिक ने उसको केबिन में बैठाया, पानी पिलाया। राजन सब ठीक हो जाएगा, आज के समय में हर बीमारी का इलाज है, तुम भी ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। राजन कार्तिक के गले लगकर फफक कर रो पड़ा। क्यों कार्तिक, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? बताओ कार्तिक, क्यों? पहले मेरे माता पिता को छीन लिया, अब ये बीमारी। मेरी उम्र ही क्या है, अभी 24 का ही हूँ। अभी देखा ही क्या है मैंने, पहले पढ़ाई, फिर माँ बाप का जाना और ये जिम्मेदारियाँ। राजन बस रोए जा रहा था। कार्तिक भी क्या कहे, सही तो कह रहा है राजन। राजन ने कहा, कार्तिक मुझे कुछ हो गया तो रिमी का क्या होगा, वो तो अभी बच्ची है, उसकी भी तो जिंदगी अभी शुरू हुई है। सब खत्म हो जाएगा कार्तिक, सब खत्म। कहाँ जाएगी वो, क्या करेगी? बताओ कार्तिक, बताओ मैं क्या करूँ? मुझे अभी जीना है। मम्मी पापा के जाने के बाद रिमी के साथ हंसना बोलना शुरू किया था, जिंदगी कुछ अच्छी लगने लगी थी। बहुत देर तक राजन रोता रहा, सिसकता रहा। अब कार्तिक ने उसे दवाई खिलाई, जिसके असर से कुछ देर में राजन को नींद आ गई। कार्तिक अब बहुत चिंतित था, उसे भी पल भर को चैन नहीं आ रहा था। उसने राजन को संभाल लिया, उसे कौन संभाले? करीब 2 घंटे बाद सोकर उठा। राजन अब काफ़ी गंभीर और शांत था। उसने अपने मन में कुछ फैसला लिया जो उसे पूरा करना था। राजन और कार्तिक घर के लिए निकल लिए। राजन जब घर पहुंचा तो रिमी को देखकर उसकी आंखों में नमी आने लगी, परंतु उसने आंसू बहने से रोक लिया। वह अभी नहीं बताना चाहता था। जितने दिन छुपा कर रख सकूं रखता हूं, वो अभी से दुखी हो जाएगी, यह सोच ही रहा था कि रिमी की नज़र राजन पर पड़ी। रिमी, अरे आप आ गए, आइए, वहाँ क्यों खड़े हैं, जल्दी आइए, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाते हैं, आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। रिमी की आवाज़ से राजन जैसे होश में आया। वह उसके सामने दुखी नहीं होना चाहता था। मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगाओ। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद रिमी सोने चली जाती है, परंतु राजन की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रहा था, क्या होगा इसका, इसके खुद के माता पिता खबर नहीं लेते, मेरे चाचा चाची मेरे न हुए तो इसके क्या होंगे, और वो कमल तो एक नंबर का आवारा गुंडा, अपनी ही भाभी पर बुरी नीयत रखता है। सोचते सोचते कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह ऑफिस में राजन कार्तिक से बात करता है। राजन ने कहा, कार्तिक मैंने एक फैसला लिया है, तुम मानोगे, बहुत ज़रूरी बात तुमसे कहना चाहता हूँ। कार्तिक ने कहा, हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जो भी फैसला लिया है बताओ। तुम मेरे बड़े हो, फिर मेरे लिए मेरे भाई दोस्त परिवार सब हो। आज जो कुछ मेरे पास है सब तुम्हारा दिया तो है, मेरा है कौन? राजन ने कहा, कार्तिक मेरी ये सारी प्रॉपर्टी, ऑफिस, फैक्ट्री, घर सब रिमी के नाम पर करना है। चाचा का कोई भरोसा नहीं, उसे कब घर से बाहर कर दें, और मेरे जाने के बाद तुम रिमी का पूरा ध्यान रखोगे, उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ।
तुम्हें पता है हमारे रिश्ते की सच्चाई। अच्छा हुआ जो मैंने अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ाया। वो बहुत समझदार है, फिर अभी उसमें बचपना है, प्लीज़ उसे तुम संभाल लेना। इतना कहते हुए वह बहुत भावुक हो जाता है और आंखों में आंसू आने लगते हैं। कार्तिक ने कहा, राजन संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट कराएंगे। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी अनाथ हो जाऊंगा। ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं होने दूंगा। राजन ने कहा, कार्तिक मेरे बाद सब तुम्हें ही संभालना है। रिमी के सपने पूरे करना है, कमल और चाचा चाची को देखना, उनकी नज़र मेरी जायदाद पर है। कमल का कोई भरोसा नहीं, कब क्या करे। मैं चाहता हूँ मेरे जाने से पहले सब सेटिल कर दूँ। तुम समझ रहे हो ना। कार्तिक तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा, मैं कितना भी इलाज करा लूँ मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं है। पता नहीं भगवान ने मुझे किस बात की इतनी बड़ी सज़ा दी है। कार्तिक ने कहा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेते हैं। कार्तिक जब छोटा था 12-13 साल का अनाथ था, सड़क किनारे जूते पॉलिश करता था। एक दिन राजन के पापा से कहा, साहब पॉलिश करा लो, कुछ पैसे मिल जाएंगे, कल से कुछ खाया नहीं है। राजन के पापा को दया आ गई उस पर। उन्होंने पूछा, क्यों घर में कोई नहीं है, तुम भूखे क्यों हो, क्या नाम है तुम्हारा। छोटू साहब, सब छोटू छोटू कहते हैं, कोई गाली देता है, कोई कुछ कहता है। मैं अनाथ हूँ साहब, मेरा कोई नहीं है। राजन के पापा ने कहा, चलो मेरे साथ, मेरे घर में रहोगे। कार्तिक खुश हो गया, आप मुझे काम देंगे। उन्होंने कहा, हाँ चलो सब देंगे, खाना रहना। और राजन के पापा उसे घर ले आए। राजन और उसकी माँ को सारी बातें बताई तो राजन की माँ भी खुश हो गई। ये आपने अच्छा किया, हमारे राजन को एक दोस्त और भाई मिल जाएगा। राजन भी बहुत खुश हो गया। तब से राजन और कार्तिक साथ में हैं। दिवाली के समय छोटू उनके घर आया था, इसलिए उसका नाम उन्होंने कार्तिक रखा। राजन के मम्मी पापा के जाने के बाद राजन दूसरे घर चला गया, जो राजन के पापा ने उसके नाम पर लिया था। चाचा चाची उसे पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे समय निकल रहा था और हालत खराब होती जा रही थी। एक दिन घर पर सुबह सुबह राजन की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उसके मुंह और नाक से खून आने लगा। ये देखकर रिमी बहुत घबरा गई। ये क्या हुआ आपको, ये खून क्यों निकल रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, इतना काम मत किया करो। और रिमी खुद से राजन का खून साफ करती है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं, कार्तिक ले आएंगे। राजन ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ रिमी, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बैठो मेरे पास। रिमी ने कहा, बातें बाद में करेंगे, पहले आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। राजन ने कहा, हाँ ठीक है, पर जल्दी आना। राजन ने सोचा, अब टाइम नहीं है, मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उसे सब कुछ बताना होगा, अब और नहीं छिपा सकता। रिमी राजन के लिए चाय और कुछ नाश्ता लेकर आती है और उससे कहती है, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों से आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। राजन ने कहा, रिमी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, प्लीज़ तुम धैर्य रखना रिमी। क्या रिमी राजन के बीमारी की सच्चाई बर्दाश्त कर पाएगी? क्या रिमी की खुशियों को ग्रहण लग जाएगा? राजन की बीमारी का पता जब उसके चाचा चाची को लगेगा तो उनकी अगली चाल क्या होगी? कमल की गंदी नज़रों से रिमी को कौन बचाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।